दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग बुकों से जो नोट्स तैयार किए गए हैं उनको आपको डीपली बताया जाएगा, समझाया जाएगा। आप प्रॉपर अपनी तैयारी करते रहो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के वन आंदोलन और वन्य जीव अभयारण्यों के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे इसके कुछ पहले इसकी जो भूमिका है या की पॉइंट हैं उनको देख लो कि 1826 में ट्रेल ने सर्वप्रथम सौल वृक्ष पर रोक लगाई थी। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में सर्वप्रथम किस वृक्ष पर रोक लगाई गई थी, तो सौल वृक्ष पर रोक लगाई गई थी। और किसने लगाई थी, तो द्वितीय कमिश्नर ट्रेल ने लगाई थी। और कब लगाई थी, तो 1826 में लगाई थी। ठीक है। 1861 में हेनरी रैमजे ने सर्वप्रथम वन बंदोबस्त किया था। और अगर पूछा कि सर्वप्रथम उत्तराखंड में वन बंदोबस्त किसने किया था, तो वो सर्वप्रथम वन बंदोबस्त किया था हेनरी रैमजे ने। ये मैं ब्रिटिश काल को उत्तराखंड में बता चुका हूँ। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से देख सकते हो। तो रैमजे जिन्हें उत्तराखंड का क्या कहा जाता है, राजा कहा जाता है। ठीक है। तो इन्होंने सर्वप्रथम वन बंदोबस्त किया था। और कब किया था, तो 1861 में किया था। 1864 में भारत में वन विभाग की सर्वप्रथम स्थापना उत्तराखंड में की गई थी। भारत की बात कर रहा है वो। ठीक है, कि अगर संपूर्ण देश की भी बात की जाए तो सर्वप्रथम जो वन विभाग की स्थापना की गई थी वो उत्तराखंड में की गई थी। और कब की गई थी, तो 1864 में की गई थी। ठीक दोस्तों, यहाँ पे 1864 में जब वन विभाग की स्थापना हुई तो 1865 में भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक डॉक्टर डिट्रिच बैंडिस को नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया गया था, डॉक्टर डिट्रिच बैंडिस को नियुक्त किया गया था। और यही डॉक्टर डिट्रिच बैंडिस हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, आधुनिक वानिकी का जनक कहा जाता है। देखो, 1864 में संपूर्ण भारत में क्या हुआ, वन विभाग की स्थापना उत्तराखंड में हुई, जिनका महानिरीक्षक किसको नियुक्त किया गया, डॉक्टर डिट्रिच बैंडिस को नियुक्त किया गया। और इन्हीं डिट्रिच बैंडिस को क्या कहा जाता है, आधुनिक वानिकी का जनक भी कहा जाता है। 1865 में भारत में प्रथम वन अधिनियम बना। वन अधिनियम की बात कर रहा है। ठीक है, कि जो अगर पूछा जाए कि भारत में प्रथम वन अधिनियम कब बना था, तो 1865 में बना था। जो उत्तराखंड में, जो 1864 में उत्तराखंड में वन विभाग की नियुक्ति की गई, वन विभाग बना था, स्थापित किया गया था, उसके लिए तैयार किया गया था। 1868 में कुमाऊं वन विभाग की स्थापना की गई। इसके संरक्षक गियर्सन को बनाया गया था। अगर पूछा जाए कि कुमाऊं वन विभाग की स्थापना कब की गई, 1868 में की गई। ठीक है। और इसके संरक्षक कौन थे, तो इसका संरक्षक गियर्सन को नियुक्त किया गया था। जबकि जो गढ़वाल वन विभाग है, गढ़वाल वन विभाग की स्थापना ठीक एक साल बाद 1868 से 1869 में क्या हुआ, गढ़वाल वन विभाग की स्थापना की गई थी। और इसका संरक्षक कौन था, कुमाऊं कमिश्नर था। कौन था, कुमाऊं कमिश्नर इसका संरक्षक था। अब देखो, कुमाऊं कमिश्नर संरक्षक था मतलब 1869 में। अब तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि 1869 में किसका राज था। तो जो 1869 में किसका था, हेनरी रैमजे का कार्यकाल था। क्योंकि जो हेनरी रैमजे था उसका कार्यकाल कब था, 1856 से 1884 तक उसका कार्यकाल रहा। सर्वाधिक समय तक इसने 28 वर्षों तक कुमाऊं कमिश्नर के पद पर कार्यरत रहा। ये मैं आपको जब ब्रिटिश शासन को पढ़ाया था वहाँ पे समझा चुका हूँ। जब 1869 में गढ़वाल वन विभाग की स्थापना हुई, साथ साथ अपने नोट्स बनाते चलो इसलिए धीरे से चल रहा हूँ। तो दोस्तों, टिहरी में वन विभाग की स्थापना, क्योंकि साथ साथ में यहाँ पे अगर गढ़वाल और कुमाऊं थे तो एक साइड पे क्या था, टिहरी रियासत चल रही थी। तो जो टिहरी में वन विभाग की स्थापना की गई वो 1 मई 1885 में की गई। देखो, गढ़वाल कुमाऊं में 1868 में, गढ़वाल में 1869 में, जबकि टिहरी में 1 मई 1885 में की गई। और इसी 1885 में क्या हुआ था, कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी। एक साथ जोड़ते जाओ एक दूसरे को। ठीक है, की गई। वो 1897 में टिहरी में व्यवस्थित वन बंदोबस्त पंडित केशवानंद ने किया। अगर पूछा जाए कि टिहरी में व्यवस्थित वन बंदोबस्त किसने किया, तो पंडित केशवानंद ने किया। कब किया, तो 1897 में किया। जबकि वन विभाग की स्थापना कब की गई थी, 1885 में की गई थी।
1878 का टाइम पीरियड आया में अखिल भारतीय वन अधिनियम बना। अखिल भारतीय वन अधिनियम कब बना? 1878 में। अखिल भारतीय वन अधिनियम के तहत फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना की गई। क्वेश्चन ये बन सकता है कि फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना किस वन अधिनियम के आधार पर की गई थी? तो 1878 के वन अधिनियम के आधार पर की गई। जो ये 1878 के आधार पर वन अधिनियम के फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना की गई थी, इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया। और कब रखा गया? तो 1884 में रखा गया। 1884 में रखा गया, यानी जब टिहरी में वन विभाग की स्थापना हुई थी, ठीक उससे एक साल पहले 1884 में जो अखिल भारतीय वन अधिनियम 1878 के तहत फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना की गई थी, उसका नाम 1884 में क्या रखा गया? इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया। जो ये इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल था, इसी को क्या किया गया? 1906 में इसका नाम IFRI किया गया, यानी इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट किया गया। IFRI नाम कब रखा गया इसका? 1906 में रखा गया। ये सारे पॉइंट याद होनी चाहिए। 1906 में इसका नाम क्या रखा गया? IFRI किया गया। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट FRI का जो डिज़ाइन था वो किसने तैयार किया था? तो CM ब्लूमफील्ड ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? CM ब्लूमफील्ड ने तैयार किया था, जिस 1878 अखिल भारतीय वन अधिनियम के द्वारा फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना की गई थी, जिसका नाम 1884 में क्या किया गया था? इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल किया गया था। और 1906 के द्वारा जिसको IFRI का दर्जा दिया गया था, उसका जो डिज़ाइन था वो किया था CM ब्लूमफील्ड ने तैयार। जब देश आज़ाद हुआ तो स्वतंत्रता के पश्चात इसका नाम इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट किया गया। क्या किया गया? इसका नाम इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब किया गया? स्वतंत्रता के पश्चात। दोस्तों जो IFRI है या FRI है, पूरे एशिया में लकड़ी से निर्मित FRI एकमात्र हॉल है। ठीक है, पूरे एशिया की बात कर। 2006 में FRI का प्लेटिनम जुबली मनाई गई। कब? 2006 में। इसके बाद दोस्तों राज्य में बेनाम भूमि को संरक्षित वन घोषित किया गया 1893 में। ये मैंने जब उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त पूरा टॉपिक क्लियर करा चुका हूँ, आप चाहो तो देख सकते हो। तो राज्य में जो बेनाम भूमि को संरक्षित वन घोषित किया गया था वो 1893 में किया गया था। और अगर आप गौर करो तो ये 1893 का जो कार्यकाल था वो पौ का कार्यकाल था। ठीक है, ये पौ ने किया था। ये बंदोबस्त किसने किया था? पौ ने ये बंदोबस्त किया था। और कब किया था? 1893 में किया था। उसमें शायद 10वां भूमि बंदोबस्त था। राज्य में प्रथम वन नीति 1894 में बनी। ठीक है, जो प्रथम वन नीति बनी थी वो कब बनी? 1894 में लागू की गई, जिसके तहत 8 प्रजातियों को प्रतिबंधित किया गया था। अगर पूछे कि राज्य में प्रथम वन नीति कब तैयार की गई, तो 1884 में तैयार की गई थी। ठीक है, लागू की गई थी। और इसके तहत कितनी प्रजातियों को बैन किया गया था या कितने प्रजातियों पर रोक लगाई गई थी? तो 8 प्रजातियों पर रोक लगाई गई थी। और फिर वही चीज़ आती है कि 1894 का कार्यकाल था किसका? ठीक है, ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों जो 1894 का 1894 के लगभग जो कार्यकाल था किसका था? वो बिकैट आया था, बिकैट बंदोबस्त था 1894। इतना ध्यान मेरे को भी नहीं आ रहा अभी, लेकिन रैमजे के बाद का ही कार्यकाल था, क्योंकि 1884 तक तो हेनरी रैमजे का कार्यकाल था। अगला, यहाँ पे स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति, मैं अभी बोला मैंने राज्य में प्रथम वन नीति कब बनी? 1894 में। लेकिन स्वतंत्र भारत की जो प्रथम वन नीति बनी वो 1952 को लागू की गई। कब की गई? 1952 को लागू की गई। और जिसके तहत 33% भाग पर वन होने चाहिए। कई बार उत्तराखंड के एग्जाम में पूछ गए कि प्रथम वन नीति 1952 के अनुसार राज्य के कितने % क्षेत्र पर वन होने चाहिए? तो 33% भागों पर वन होने चाहिए। या इसी वन नीति में 1988 की वन नीति में सुधार आया, जिसके तहत पर्वतीय क्षेत्रों में 60% भाग पर वन होने चाहिए और मैदानी क्षेत्रों पर 25% भाग पर वन होने चाहिए। और देश के कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर वन होने चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में 1988 में मानक रखा गया 60% का, मैदानी क्षेत्रों में मानक रखा गया 25% का। ठीक है, और 1988 की वन नीति में संशोधन कब हुआ? तो 1998 की वन नीति लाई गई इसके आधार पर। ठीक है,
अब दोस्तों हमने देखा कि उत्तराखंड राज्य में कुमाऊं वन विभाग बना, गढ़वाल वन विभाग बना, वन नीतियां आई, ठीक है। लेकिन राज्य में अब वन नीतियां आई तो इसके खिलाफ आंदोलन भी हुआ और राज्य का जो प्रथम वन आंदोलन था वो 1906 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो अंजनीसैण टिहरी में हुआ था। और किसके खिलाफ हुआ था? तो कीर्ति शाह के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। राज्य का जो प्रथम वन आंदोलन हुआ था 1906 में हुआ था अंजनीसैण टिहरी में और कीर्ति शाह के खिलाफ हुआ था। ये मैं आपको टिहरी रियासत जब मैंने पढ़ाया था वहाँ पे भी बता चुका हूँ, चाहो तो आप देख सकते हो टिहरी रियासत को। सबके वीडियो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप उस लिंक में जा करके अपनी पसंद का वीडियो देख सकते हो। और वीडियो को लाइक एक बार कर लो यार, इतनी मेहनत की है, और सब्सक्राइब कर लो। अगली चीज़ जो यहाँ पे आती है, फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक हैं। ये सारे दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन हैं जिनकी कोई लंबी थ्योरी नहीं है। तो फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक पंडित गोविंद बल्लभ पंत हैं। कौन है? पंडित गोविंद बल्लभ पंत फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक हैं। जो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना गठन किया गया था वो 13 अप्रैल 1921 को हुआ था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना कब हुई? तो 13 अप्रैल 1921 को हुई थी। और परसिविंगम इसके अध्यक्ष थे। इसका अध्यक्ष कौन था? परसिविंगम था। इसे अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल 3 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन ये भी बन सकता अगर घुमाना चाहिए कि फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी को कितने भागों में बांटा गया था? तो 3 भागों में बांटा गया था। और कौन कौन 3 भाग थे? तो अल्मोड़ा था, नैनीताल था और गढ़वाल इसका तीसरा भाग था, ठीक है। कुमाऊं फॉरेस्ट कमेटी का गठन 1930 में हुआ था, जबकि जो कुमाऊं फॉरेस्ट कमेटी है उसका गठन 1930 में हुआ था। उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन 1931 में किया गया। और वन पंचायतों का सुझाव गठन का सुझाव किसने दिया था? तो कैलाश चंद्र गैरोला ने दिया था कि जो उत्तराखंड में वन पंचायतों का जो गठन किया गया था वो कब किया गया? 1931 में किया गया। और वन पंचायतों के गठन का सुझाव कैलाश चंद्र गैरोला ने दिया था। जो सर्वाधिक वन ग्राम है वो कहाँ पे हैं? नैनीताल में है। और जो सबसे कम है वो रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित हैं, ठीक है। जबकि चमोली में वन पंचायतों का गठन 1932 में हुआ। उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन पूछे तो 1931 में हुआ था, जबकि चमोली में वन पंचायतों का गठन कब हुआ? तो 1932 में वन पंचायतों का गठन हुआ था। राज्य में चीड़ के वृक्षों से लीसा टीपने का कार्य 1890 में शुरू किया गया, ठीक है। दोस्तों लीसा सबको पता होना चाहिए क्योंकि अब तो वो क्या दे रहा है, यूकेएसएससी गढ़वाली, दुनिया भर के गढ़वाली और कुमाऊनी शब्दों का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। तो जो राज्य के चीड़ के वृक्ष हैं, वृक्षों से लीसा टीपने का कार्य शुरू किया गया वो 1890 में शुरू किया गया। और उत्तराखंड राज्य में दूसरा वन बंदोबस्त 1891 से 17 के बीच हुआ था, ठीक है। 1891 से 17 के बीच क्या हुआ था? उत्तराखंड में क्या हुआ? दूसरा वन बंदोबस्त हुआ। यह वन बंदोबस्त किसने किया था? तो स्टीफनी और नेल्सन ने किया था। किसने किया था? स्टीफनी और नेल्सन ने इस बंदोबस्त को किया था, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि उत्तराखंड में जो दूसरा वन बंदोबस्त हुआ था कब हुआ था, किसने किया था, ठीक है। तो जो ये दूसरा वन बंदोबस्त था किसने किया था? 1811 से 1817 के बीच हुआ था और स्टीफी और नेल्सन ने इस बंदोबस्त को किया था। जबकि मैंने इससे पहले बताया आपको कि जो प्रथम वन बंदोबस्त हुआ था, ठीक है, वो किसने किया था? 1861 में किया था। और किसने किया था? तो जिसे गढ़वाली प्रेमी बोलता या जो कौन सा कुमाऊं कमिश्नर गढ़वाली बोलता था, सर हेनरी रैमजे ने किया था 1861 में। अब दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे ये नहीं कि ये उत्तराखंड का नहीं है, लेकिन ये बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक हैं कि भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1872 में बना था, याद रखना। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1880 में बना। कब बना? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना। वन्य देखना, देख लो, वन्य जीव जो जीव है वो पहले बना था यानी 1872 में। जबकि जो जंगल थे जहां वो जीव रहते उन जंगलों के संरक्षण के बारे में उसके 8 साल बाद सोचा गया 1872 बोला मैं, 1972 में, और ये सोचा गया 1980 में, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना था। और राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पे है? तो नागपुर में स्थित है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये जनरल सी बात है, 5 जून को मनाया जाता है। तो ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जो हर किसी को याद होने चाहिए, ठीक है।
तो दोस्तों ये सारे छोटे छोटे पॉइंट थे जो वन लाइनर सीधे सीधे पूछ लेता है। अब बात करें हम वन महोत्सव की, तो वन महोत्सव का आयोजन 1950 में किया गया। अगर पूछे सर्वप्रथम वन महोत्सव का आयोजन कब किया गया, तो 1950 में किया गया। किसने वन महोत्सव का आरंभ किया था, तो के.एम. मुंशी ने किया था। किसने किया था? के.एम. मुंशी ने किया था। और वन महोत्सव कब से कब तक मनाया जाता है, तो जुलाई के प्रथम सप्ताह या 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच क्या होता है, ये वन महोत्सव मनाया जाता है। इससे पहले मैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की बात तुम्हें बता चुका हूँ कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जून 1981 को देहरादून में की गई थी। भारतीय वन रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जारी करता है। अगर पूछा जाए कि भारतीय वन रिपोर्ट जो वन की रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जारी करता है। 1987 में भारत की प्रथम वन रिपोर्ट जारी की गई थी। कि अगर जो भारत की प्रथम वन रिपोर्ट थी वो कब जारी की गई थी, तो 1987 में जारी की गई थी। और वन रिपोर्ट कितने साल में प्रकाशित होती है, तो दोस्तों 2 साल में प्रकाशित होती है। आने वाली होगी 2023 की वन रिपोर्ट, क्योंकि इससे पहले 2021 की वन रिपोर्ट 2022 में आई थी और ये कौन सी थी, 17वीं वन रिपोर्ट थी। जबकि जो 2024 में आएगी 23 की, वो कौन सी होगी, 18वीं वन रिपोर्ट होगी। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। देखो तुम्हें पीएचडी नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो यहाँ पे जो काम की चीज़ें वो सारी बताई जा रही हैं। अब 2021 की वन रिपोर्ट के महत्वपूर्ण आंकड़ों की अगर मैं बात करूं, तो उत्तराखंड का कुल वन क्षेत्रफल कितना, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, 53,483 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो 17वीं वन रिपोर्ट थी जो 2022 में जारी हुई थी, वो 13 जनवरी का प्रकाशित हुई, 13 जनवरी 2022 को जारी हुई थी। मैंने अभी बताया पहली वन रिपोर्ट कब आई थी, 1987 को आई थी। कितने साल में आती है, 2 साल में आती है। कौन जारी करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जारी करता है। उत्तराखंड में वन आच्छादित क्षेत्रफल 24,305.13 वर्ग किलोमीटर है। 24,305.13 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है, जो कुल क्षेत्रफल का कितना है, 45.44% है। कितना है, 45.44% है ये कुल क्षेत्रफल का। तो दोस्तों जो उत्तराखंड के ये 24,305 या 24,305 जो वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, ये पहला है अति सघन वन। जो अति सघन वन है उत्तराखंड में, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, कोई याद रख सकता है तो अलग चीज़ है। आंकड़े मैंने आपको दे दिए। ठीक है, 5055.01 वर्ग किलोमीटर पर अति सघन वन है, जो कुल वन क्षेत्रफल का 9.45% है। और सर्वाधिक अति सघन वन कहाँ पाए जाते हैं, ये पूछा क्वेश्चन है, नैनीताल जनपद में पाए जाते हैं। जबकि जो सबसे जो कम अति सघन वन पाए जाते हैं वो हरिद्वार जनपद में पाए जाते हैं। सर्वाधिक अति सघन वन मैंने कहा नैनीताल जनपद में, सबसे कम हरिद्वार जनपद में, और कुल वन क्षेत्रफल का 9.45% है। दूसरे नंबर पे आता है मध्यम सघन वन। इनका कितना है दोस्तों, 12,768.05 वर्ग किलोमीटर है, और जो कुल क्षेत्रफल का 23.87 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, सर्वाधिक मध्यम सघन वन कहाँ पाए जाते हैं, पौड़ी जनपद में पाए जाते हैं। और सबसे कम मध्यम सघन वन उधम सिंह नगर में पाए जाते हैं। और उत्तराखंड में अगर पूछे किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो मध्यम सघन वन पाए जाते हैं। जबकि जो खुले वन हैं वो 6,482.707 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर हैं, और जो कुल क्षेत्रफल का 12.12% है। ठीक है, अगर सर्वाधिक लगाने पे आ जाएंगे तो पहले मध्यम सघन वन हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे, खुले वन हो जाएंगे, और फिर लास्ट में सबसे कम पाए जाते हैं अति सघन वन पाए जाते हैं। अगर हम खुले वनों की बात करें तो सर्वाधिक खुले वन कहाँ पे पाए जाते हैं, पौड़ी जनपद में पाए जाते हैं। और जो सबसे कम खुले वन पाए जाते हैं वो उधम सिंह नगर में पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर मैं आपको तैयारी करें तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि देश में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं और सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया तो उत्तराखंड में वन भारत के कुल वन का, भारत के बोल रहा हूं मैं, ठीक है, 3.4% है। भारत के कुल वन क्षेत्रफल का उत्तराखंड में वन कितना है, 3.4% है। और राज्य में वनों में 2019 की तुलना में 2 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। अगर पूछा जाए कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई 2019 की तुलना में, तो 2 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी। ठीक है,
उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वन कितने पे पाए जाते हैं? 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। जो उत्तराखंड में जो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और राज्य में वृक्षाधन क्षेत्रफल जहाँ पे क्या हो, घर के पेड़ भी गिने जाते हैं, 1001 वर्ग किलोमीटर है, जो 2019 की तुलना में राज्य में वृक्षाधन क्षेत्रफल का 160 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों इतने आंकड़े पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन अगर कोई पूछ सकता है अगर पेपर टफ बनाना चाहेगा तो 2021 वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य में 392.37 वर्ग किलोमीटर झाड़ियाँ हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झाड़ियाँ कितनी है? 392.37 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पूछे तो पौड़ी, नैनीताल और उसके बाद उत्तरकाशी। भारत में जो मैंने तुम्हें पूछा था सर्वाधिक वन कहाँ पे हैं, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन हैं। सबसे कम वन वाले जनपद कौन से हैं उत्तराखंड के? तो उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है और रुद्रप्रयाग है। क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सबसे कम वन क्षेत्रफल में कहाँ पे हैं? हरियाणा राज्य में स्थित हैं देश में। प्रतिशत में जो सर्वाधिक वन है वो नैनीताल में है, चंपावत में है और तीसरे नंबर पर आता है पौड़ी। जबकि देश में प्रतिशत में सर्वाधिक वन पूछे तो मिजोरम में है। जबकि मैंने अभी कहा कहाँ पे हैं? सर्व क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, लेकिन प्रतिशत में सर्वाधिक मिजोरम में स्थित हैं। प्रतिशत में देश में सबसे कम वन हैं उधम सिंह नगर, हरिद्वार और पिथौरागढ़ में स्थित हैं। और प्रतिशत में सबसे कम वन देश में कहाँ पे हैं? तो पंजाब में स्थित हैं। कहाँ पे हैं? पंजाब में स्थित हैं, ठीक है। 2019 की तुलना में वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई? तो नैनीताल जनपद में हुई और कुल कितनी हुई? तो 2.93% की वृद्धि हुई। ये वृद्धि कितनी हुई? तो 2.93% की वृद्धि हुई। 2019 की तुलना में किस जनपद में वन क्षेत्रफल में कमी आई? तो उधम सिंह नगर के वन क्षेत्रफल में का कमी आई और ये -3.71% की कमी थी, या 3.71% बोलो। राज्य में सर्वाधिक वन किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? टोंस नदी बेसिन में पाए जाते हैं। और राज्य में जो सबसे कम वन पाए जाते हैं वो अलकनंदा बेसिन में पाए जाते हैं। इसका क्षेत्रफल अलकनंदा का ज़्यादा है, लेकिन इसमें वन कम है। इसका कारण है कि इसका बहाव ज़्यादा है और ये क्या करता है, हर साल बरसात के टाइम पे क्या होता है, अपने पहाड़ियों का किनारों का कटाव करके ख़त्म कर देता है, जिस कारण इसका क्या है, वन क्षेत्रफल क्या है, कम है। और टोंस नदी का बेसिन क्या है, सर्वाधिक वन किस नदी बेसिन में है? तो टोंस नदी बेसिन में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। इनका मुख्य कारण है इनके बहाव का होना। और राज्य में 4800 मीटर की ऊंचाई पर कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि राज्य में कितने मीटर से अधिक ऊंचाई पर कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है? तो 4800 मीटर से अधिक ऊंचाई पर कोई भी वनस्पति राज्य में नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले जो वन आंदोलन की बात करें हम, तो रवाई वन आंदोलन था। रवाई आंदोलन था। इसी रवाई वन आंदोलन को क्या कहा जाता है? तिलाड़ी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। रवाई बोलो या तिलाड़ी वन आंदोलन बोलो। तो हुआ क्या था कि नरेंद्र शाह के समय 1929 में क्या हुआ, टिहरी में वन अधिनियम पास हुआ। अगर पूछा जाए कि टिहरी में वन अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1929 में पारित हुआ था टिहरी में वन अधिनियम। इसे किसके टाइम पे हुआ था? तो नरेंद्र शाह के टाइम पे ये वन अधिनियम पारित हुआ था। इस वन अधिनियम के खिलाफ क्या हुआ कि आज़ाद पंचायत की स्थापना की गई। और आज पूछा जाता है कि आज़ाद पंचायत की स्थापना किसने की थी? तो दयाराम सिंह रावत ने की थी। किसने की थी? दयाराम रावत ने की थी आज़ाद पंचायत की स्थापना। और इसके विरोध में किसके, 1929 के वन अधिनियम के विरोध में हुआ था, जिसमें लोग क्या कर रहे थे, इस नियम का विरोध कर रहे थे। और यहाँ पे क्या होता है कि जो तिलाड़ी कांड होता है, ये तिलाड़ी नामक स्थान पे क्या थे, शांतिपूर्ण ढंग से लोग क्या कर रहे थे, बैठ के विरोध कर रहे थे, ठीक है। और इस आंदोलन पे क्या किया कि चक्रधर जुयाल के नेतृत्व में क्या किया गया, आंदोलनकारियों पर क्या की गई, गोली चलाई गई, जिसमें सैकड़ों आंदोलनकारी क्या हो गए, शहीद हो गए, ठीक है। और इसी शहीद हो गए किसकी तरह, इसको क्या कहा जाता है, गढ़वाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। और जलियांवाला बाग कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। और इसीलिए चक्रधर जुयाल को गढ़वाल का जनरल डायर कहा जाता है। गढ़वाल का जनरल डायर किसको कहा जाता है? चक्रधर जुयाल को कहा जाता है। तो सिंपल सी दोस्तों कि जो रवाई कांड या तिलाड़ी कांड हुआ था वो 30 मई 1930 को हुआ था। और किसकी अगुवाई में हुआ था? तो दयाराम रावत के अगुवाई में हुआ था। किसके कार्यकाल में हुआ था? तो नरेंद्र शाह के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था।
दोस्तों 30 मई को, जिस दिन मैंने कहा 30 मई 1930 को क्या हुआ, तिलाड़ी कांड हुआ था, इस 30 मई को क्या मनाया जाता है, आज भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला जो आंदोलन हुआ वो के लिए वो था चिपको आंदोलन। क्या था, चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो रेणी गांव से हुई थी। कहाँ से हुई थी, अगर पूछा जाता है कहाँ से हुई तो रेणी गांव चमोली से हुई थी। कब हुआ था, 1973 में हुआ था। कुछ बुकों में इसे 1974 दिखाया गया है। ठीक है, चिपको आंदोलन का नारा क्या था, तो चिपको आंदोलन का नारा था हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे था। हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे था। ठीक है, किसका, चिपको आंदोलन का। दोस्तों गौरा देवी 1972 में महिला मंगल दल की अध्यक्ष बनी। कब बनी थी, 1972 में बनी थी। और 1973 में इन्होंने क्या कर दिया, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था। गौरा देवी को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार 1986 में दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि गौरा देवी को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार कब दिया गया, तो 1986 में दिया गया। और 1986 में ही इन्हें वृक्ष मित्र पुरस्कार भी दिया गया। 2 पुरस्कार, वृक्ष मित्र और इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार दिया गया। चिपको आंदोलन को, जिस चिपको आंदोलन का सूत्रपात किया था, नेतृत्व किया था गौरा देवी ने, इसे द राइट लिवलीहुड पुरस्कार दिया गया। और कब दिया गया, तो 1987 में द राइट लिवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया चिपको आंदोलन को। भले इस चिपको आंदोलन के अंतर्गत उसके बाद सुंदरलाल बोगड़ा ये लोग शामिल थे जिन्होंने विश्व स्तर पर इसको एक पहचान दिलाई। तो गौरा देवी का जन्म 1925 में और मृत्यु 1991 में हुआ था। कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछ सकता है, तो इससे छोटी सी 1925 और 1991 याद रखना। ठीक है, और हिमालय बचाओ देश बचाओ को नारा किसने दिया था, तो दोस्तों हिमालय बचाओ और देश बचाओ का जो नारा दिया था वो सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था। किसने दिया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने ये हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था। ठीक है, और सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र कहा जाता है। पूछा जाता है कि वृक्ष मित्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है। याद रखना, वृक्ष मित्र और वृक्ष मानव दोनों अलग अलग हैं। वृक्ष मित्र पूछे सुंदरलाल बहुगुणा हैं और वृक्ष मानव पूछे तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। अब हम बात करें अगले आंदोलन की, तो खास पट्टी वन आंदोलन अलग अलग किताबों से लिए गए। दोस्तों जो खास पट्टी वन आंदोलन हुआ था 1906-07 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1906-07 में ये खास पट्टी वन आंदोलन हुआ था। और इस आंदोलन का नेतृत्व बेलमती भगवान सिंह और भरोसा राम ने किया था। बेलमती भगवान भरोसे बैठी थी, बस इतना याद रखो। बेलमती किसके भरोसे थी, भगवान के भरोसे बैठी थी खास पट्टी में। तो इस खास पट्टी वन आंदोलन का 1906-07 में बेलमती भगवान सिंह और भरोसा राम ने क्या किया था, नेतृत्व किया था। और इसी आंदोलन से प्रभावित होकर या डरकर, बोलो सीधी सी बात है, कीर्ति शाह ने क्या किया, किसानों के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना की। अगर पूछा जाता है बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना किस टिहरी नरेश ने की थी, तो कीर्ति शाह ने की थी। और किस आंदोलन के पश्चात की थी, तो खास पट्टी वन आंदोलन के पश्चात की थी। ठीक है, अगला आंदोलन आता है राजगढ़ी वन आंदोलन। दोस्तों राजगढ़ी वन आंदोलन जो हुआ था 1926 में हुआ था। 1926 से 30 के बीच ये 4-5 सालों तक ये आंदोलन चलता रहा। और राजगढ़ी क्या है, बाड़ाकोट का प्राचीन नाम क्या है, राजगढ़ी है। बाड़ाकोट का प्राचीन नाम क्या है, राजगढ़ी। इसमें आपको सारी चीज़ें आ रही, प्राचीन नाम, किस नरेश के टाइम पे हुआ, सारी चीज़ें कवर हो रही हैं एक ही वीडियो में। इसके बाद दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट के बारे में बात करें तो स्वराज संघ की स्थापना चंडी प्रसाद भट्ट ने 1964 में दसोली ग्राम गोपेश्वर में की थी। और ये क्वेश्चन पता नहीं उत्तराखंड में नहीं भी पूछा गया होगा, तो 20 बार से अधिक पूछा गया है कि स्वराज संघ की स्थापना किसने की थी, चंडी प्रसाद भट्ट ने की थी। कब की थी, 1964 में की थी। और कहाँ की थी, तो गोपेश्वर में की थी। और दसोली ग्राम स्वराज मंडल की जो स्थापना की गई थी वो 1980 में की गई थी। इसमें अलग अलग लोग शामिल हो गए थे। फिर चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। और ये एशिया का नोबेल चंडी प्रसाद भट्ट को कब दिया गया, तो 1982 में दिया गया था। कब दिया गया, 1982 में दिया गया था चंडी प्रसाद भट्ट को ये रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। दोस्तों यही चंडी प्रसाद भट्ट गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं। गांधी, अगर पूछा जाता है कि गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन है, तो चंडी प्रसाद भट्ट हैं। ठीक है,
इसके बाद तुमने देखा रवाई आंदोलन, चिपको आंदोलन, खास पट्टी वन आंदोलन, सुंदरलाल बोगड़ा, चंडी प्रसाद भट्ट। अब देखो दोस्तों पानी राखो आंदोलन। दोस्तों जो पानी राखो आंदोलन था इसकी शुरुआत सच्चिदानंद भारती ने पौड़ी के उफरेला खाल गांव से 1990 में किया था। पूछा गया क्वेश्चन है कि पानी राखो आंदोलन का सूत्रपात कहाँ से किया गया था, तो ऑप्शन में उफरेला खाल होगा। ठीक है, उफरेला खाल था। और कब किया गया, तो 1990 में किया गया। पानी राखो आंदोलन पानी की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। ठीक है, और दूधा तोली लोक विकास संस्थान की स्थापना सच्चिदानंद भारती ने 1981 में की थी। इसमें चंडी प्रसाद भट्ट, बहुत सारे लोग शामिल थे। अगला था रक्षा सूत्र आंदोलन। दोस्तों जो रक्षा सूत्र आंदोलन था उसके प्रणेता पूछे तो सुरेश भाई क्या थे, इस रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता थे। और ये रक्षा सूत्र आंदोलन हुआ कहाँ था, तो टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में हुआ था 1994 में। कब हुआ था, 1994 में हुआ था। कहाँ हुआ था, भिलंगना क्षेत्र में हुआ था रक्षा सूत्र आंदोलन। ठीक है, और इस रक्षा सूत्र आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था रयाला के जंगलों को बचाना। क्या था, रयाला। अगर पूछा जाता है रयाला भिलंगना क्षेत्र के जंगलों को बचाना से संबंधित कौन सा आंदोलन है, तो रक्षा सूत्र आंदोलन है, जो 1994 में सुरेश भाई की अगुवाई में हुआ था। ठीक है, इस आंदोलन का जो नारा था वो था ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा देश बचेगा, गांव-गांव खुशहाल रहेगा। ठीक है, ये इस आंदोलन के क्या था, नारा था। इसके बाद था दोस्तों झपटो छीनो आंदोलन। दोस्तों जो झपटो छीनो आंदोलन हुआ था वो 21 जून 1998 को हुआ था। कब हुआ था, 21 जून 1998 को हुआ था। और ये भी चमोली में रेणी गांव से हुआ था, जहाँ पे क्या हुआ था, चिपको आंदोलन हुआ था। और झपटो छीनो आंदोलन का जो उद्देश्य था, उद्देश्य क्या था, वनु पर परंपरागत हक बहाल करने और नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंध ग्रामीणों को सौंपने के उद्देश्य से हुआ था झपटो छीनो आंदोलन। और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है 4-5 बार कि नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंध ग्रामीणों को सौंपने के उद्देश्य से किस आंदोलन का सूत्रपात हुआ था, तो फिर आंसर हो जाएगा झपटो छीनो आंदोलन का, जो 1998 में चमोली के रेणी गांव से हुआ था। इसके बाद आता है दोस्तों अगला आंदोलन मैती आंदोलन। क्या था, मैती आंदोलन। दोस्तों मैती आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था, कल्याण सिंह रावत मैती ने किया था। किसने किया था, कल्याण सिंह रावत मैती ने किया था। और कब किया था, तो 1996 में किया था। कि मैती आंदोलन का सूत्रपात कल्याण सिंह रावत मैती के द्वारा किया गया, 1996 में किया गया। और ये ग्वालदम इंटर कॉलेज में छात्रों को क्या ले गए थे, बेदनी बुग्याल ले गए थे। ठीक है, बायो के लेक्चरर थे, तो ये बेदनी बुग्याल को क्या ले गए, बेदनी बुग्याल में ले गए इंटर के विद्यार्थियों को। और मैती आंदोलन के तहत वर वधु मिलकर पेड़ लगाते हैं। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के तहत वर वधु मिलकर पेड़ लगाते हैं। मैती संगठन की जो अध्यक्ष होती है वो दीदी कहलाती है। मैती संगठन की जो अध्यक्ष होती है वो उसे किस नाम से जाना जाता है, दीदी के नाम से जाना जाता है। और हिमालय बचाओ वन्य जीव संस्थान की स्थापना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है कि हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना किसने की थी, कल्याण सिंह रावत ने की थी। और कब की थी, 1974 में की थी कल्याण सिंह रावत ने। अगला जो आंदोलन था डांगी चौरा आंदोलन। दोस्तों जो डांगी चौरा आंदोलन था 1946 में हुआ था, नागेंद्र सकलानी और दौलत राम के नेतृत्व में हुआ था। पूछा जा सकता है कि डांगी चौरा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो नागेंद्र सकलानी और दौलत राम ने किया था। ठीक है, अगले अगर हम आंदोलन की बात करें तो सोंग घाटी आंदोलन है। दोस्तों लाइक कर दो यार, दोस्तों के साथ शेयर करो, पूरा चैप्टर डीपली 3-4 बुकों का कलेक्शन है ये। सोंग घाटी आंदोलन था, इसे हैवल घाटी वन आंदोलन भी कहा जाता है, सोंग घाटी वन आंदोलन को। ठीक है, कब हुआ था, 1974 में हुआ था। और पूछा गया क्वेश्चन है कि सोंग घाटी वन आंदोलन किससे संबंधित था, तो खनन के विरोध में हुआ था। सोंग घाटी में हो रहे खनन के विरोध, सोंग नदी के में हो रहे खनन के विरोध में किया गया था ये, और विशेष रूप से कहाँ, हैवल घाटी में। तो इसलिए इसे सोंग घाटी आंदोलन या हैवल घाटी वन आंदोलन भी कहा जाता है, जो यहाँ पे खनन के विरोध में 1974 में हुआ था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हैवल घाटी वन सुरक्षा समिति का गठन कब किया गया, तो 27 जून 1977 को किया गया। 27 जून 1977 को क्या किया गया, हैवल घाटी वन सुरक्षा समिति की स्थापना की गई, जो खनन के विरोध में, सोंग नदी में हो रहे खनन के विरोध में जिस आंदोलन का सूत्रपात हुआ वो थी हैवल घाटी वन आंदोलन। ठीक है,
अगला आंदोलन की बात करें हम तो डुंगी पैटोली आंदोलन या पाटोली आंदोलन। डुंगी पैटोली आंदोलन जो था दोस्तों, बांज वृक्ष की कटाई रोकने के लिए किया गया था। किसकी, अगर पूछा जाए कि किस वृक्ष की कटाई के लिए, तो बांज वृक्ष की कटाई रोकने के लिए किया गया था। किसकी अगुवाई में हुआ था? मथुरा देवी की अगुवाई में हुआ था डुंगी पैटोली आंदोलन। और कब हुआ था? तो 1980 में हुआ था। बांज वृक्ष की कटाई रोकने के लिए मथुरा देवी की अगुवाई में 1980 में क्या हुआ था? डुंगी पैटोली आंदोलन हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो पिंडर घाटी में हुआ था। ठीक है, पिंडर घाटी चमोली में हुआ था। और दोस्तों अगर तैयारी कर रहे हो तो पिंडर नदी किसकी सहायक नदी है? ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसके बाद दोस्तों हम बात करें मिश्रित वन खेती का मॉडल, तो पूछा जाता है मिश्रित वन खेती का मॉडल किसने दिया था? जगत सिंह चौधरी जंगली ने दिया था। और जगत सिंह चौधरी जंगली को आर्यभट्ट सम्मान कब दिया गया? तो 2006 में इन्हें आर्यभट्ट सम्मान 2006 दिया गया जगत सिंह चौधरी जंगली को। ठीक है, कब दिया गया आर्यभट्ट सम्मान? 2006 में दिया गया। 22 जनवरी 2023 को पर्यावरण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। 22 जनवरी 2023 को इन्हें क्या मिला? पर्यावरण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसके अलावा इन्हें बहुत सारे सम्मान मिले हैं। एक एक को अगर हम तुम देखो, जैसे जो यहाँ पे आंदोलन वो थे, इनको क्या जो मिले, गौरव देवी सम्मान मिला 1995 में, हिम गौरव सम्मान मिला 1995 में, इंदिरा प्रियदर्शनी मिला 2000 में। ठीक है, तो उत्तराखंड गौरव सम्मान मिला 2006 में। तो ये अलग अलग सम्मान इनको दिए गए। अब अगला पॉइंट बात करें हम वृक्ष मानव। ठीक है, वृक्ष मित्र और वृक्ष मानव में दोनों में अंतर पहले बता चुका हूँ। वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। किसको जाना जाता है? तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी को जाना जाता है। जो ये विश्वेश्वर दत्त सकलानी थे, ये नागेंद्र सकलानी के भाई हैं। कौन है? नागेंद्र सकलानी के भाई हैं। दोस्तों जो शहीद नागेंद्र वन की स्थापना की थी वो किसने की थी? तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी ने की थी। ठीक है, सकलाना क्षेत्र में की थी। विश्वेश्वर दत्त सकलानी ने क्या किया था? सकलाना क्षेत्र में नागेंद्र सकलानी के नाम पे सकलानी नागेंद्र वन की स्थापना, शहीद नागेंद्र वन की स्थापना की थी। वन भूमि में अतिक्रमण हटाकर उस पर वृक्षारोपण किस पर आंदोलन के तहत किया जा रहा है? उत्तराखंड में ये क्वेश्चन है कि वन भूमि से अतिक्रमण हटाकर उस पर जो वृक्षारोपण किया जा रहा है, अपना गांव अपना वन आंदोलन के तहत किया जा रहा है। किसके तहत किया जा रहा है? अपना गांव अपना वन आंदोलन के तहत किया जा रहा है। अब अगर हम बात करें इसी के अंतर्गत वन पंचायतों की, मैं आगे भी इसका हल थोड़ा सा बता चुका हूं कि जो पहले देखें कि वन और वन पंचायत प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है उत्तराखंड में, तो नैनीताल में स्थित है। वन और वन पंचायत प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? नैनीताल में स्थित है। और दोस्तों राज्य में वन पंचायत का गठन वन अधिनियम, ब्रिटिश काल के वन अधिनियम 1927 के अनुसार किया गया था। ठीक है, 1927 वन पंचायत अधिनियम के अनुसार देखो 1931 में सर्वप्रथम वन पंचायत का गठन किया गया था 1931 में, और चमोली में 1932 में किया गया था। ठीक है, 1932 में चमोली किस वन अधिनियम के अनुसार? 1927 के अनुसार ब्रिटिश काल में किया गया था। कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट कब लागू हुआ? 1931 में लागू हुआ है। जब यहाँ पे वन पंचायतों की स्थापना की गई उसी वर्ष यहाँ पे क्या हुआ? कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट भी लागू किया गया 1931 में। और दोस्तों जो वन पंचायतों के सदस्य होते हैं उनमें 9 सदस्यों में से 4 महिलाएं होनी अनिवार्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले टाइम के लिए कि इनमें 9 सदस्य होते हैं, इनमें से 4 महिलाएं होनी अनिवार्य हैं। राज्य में वर्तमान में 50% वन पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें की गई हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि वन पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? तो 50% सीटें आरक्षित हैं। वर्तमान में 12,168 वन पंचायतों का गठन किया जा चुका है। कितना? 12,168। ठीक है, राष्ट्रीय पादप जैविक अनुसंधान ब्यूरो नैनीताल में स्थित है। राष्ट्रीय पादप जैविक अनुसंधान ब्यूरो कहाँ है? नैनीताल में स्थित है, याद रखना। ठीक है, राष्ट्रीय पादप जैविक अनुसंधान ब्यूरो कहाँ है? नैनीताल में स्थित है। राज्य वन पंचायत नियमावली कब बनी? तो 2005 में। आज क्या उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जो राज्य वन पंचायत नियमावली बनी वो 2005 में बनी। ठीक है, और राज्य में जो वन निगमों का गठन किया गया वो 1 अप्रैल 2020 को किया गया। कब किया गया? 1 अप्रैल 2020 को वन निगमों का गठन यहाँ पर किया गया। देश का पौधारोपण नीति लागू करने वाला उत्तराखंड प्रथम राज्य है। अब तो नहीं पूछा जाता, पहले बहुत पूछा गया क्वेश्चन है कि देश में पौधारोपण नीति लागू कब हुई? तो 6 जनवरी 2006 को हुई। 6 याद रखना, 6 जनवरी 2006 को हुई। और पौधारोपण नीति करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? तो उत्तराखंड है। ठीक है,
दोस्तों भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने के लिए वनों में वृद्धि करने के उद्देश्य से इको टास्क फोर्स का गठन किया गया। और कब किया गया तो 2008-9 में। ये सारे की पॉइंट हैं जिनके लिए कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन ये इसके अंतर्गत आते थे, इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने और वनों में वृद्धि करने के उद्देश्य से गठन किया गया है इको टास्क फोर्स का। और कब किया गया है तो 2008-9 में किया गया है। तो जो उत्तराखंड में वनों के प्रकार हैं, उत्तराखंड में वनों को मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा गया है। अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड को वनों को कितने भागों में बांटा गया है तो 8 भागों में बांटा गया है। और इसके अंतर्गत आते हैं उपोष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, कोणधारी वन, पर्वतीय शीतोष्ण वन, उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वन, एल्पाइन झाड़ियाँ और घास के मैदान। इन 8 भागों में क्या किया गया है, उत्तराखंड के वनों को बांट दिया गया है। अगर जो सबसे पहले बात करें हम उपोष्ण कटिबंधीय वन, तो देखो दोस्तों जो उपोष्ण कटिबंधीय वन हैं ये वन 750 से 1200 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थानों पर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो वन क्या पाए जाते हैं 750 से 1200 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, वो वन कहलाते हैं उपोष्ण कटिबंधीय वन कहलाते हैं। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अलग अलग बुकों से लिए गए हैं, ठीक है। और उपोष्ण कटिबंधीय वनों का प्रमुख वृक्ष सौल है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है उत्तराखंड में कि उपोष्ण कटिबंधीय वनों का प्रमुख वृक्ष कौन सा है, तो सौल उपोष्ण कटिबंधीय वनों का क्या है, प्रमुख वृक्ष है। और जो उपोष्ण कटिबंधीय वन के अंतर्गत आते हैं वो आते हैं कुंजू, सेमल, हल्दू, खैर, सीसू, बांस, वो क्या है, इनके प्रमुख वृक्ष हैं किसके, उपोष्ण कटिबंधीय वन के। अब नीचे से ऊपर की तरफ जाओ, पहले मैंने कहा कि 750 से 1200 मीटर पर। जो दूसरे प्रकार के वन हैं उनको रखा गया किस श्रेणी में, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन होते हैं जो 1500 मीटर से कम ऊंचाई पर पाए जाते हैं, क्योंकि उपोष्ण थे 750 से 1200 मीटर की ऊंचाई पे थे। अब जो 1500 मीटर की ऊंचाई से कम ऊंचाई पे होंगे वो उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन कहलाते हैं। अब उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन वाले क्षेत्र मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, जो कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे वर्षा क्या होती है, कम होती है, वहाँ पे पाए जाते हैं। और उष्ण कटिबंधीय शुष्क वनों के प्रमुख वृक्ष हैं कौन कौन से, ढाक, शेमल, गुलर, जामुन, बेर, यानी जहाँ पे वर्षा कम होगी, कुल मिला के कांटे वाले वृक्ष, ठीक है। और हमें पता है कि कांटे वाले वृक्ष मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे क्या होती है, बारिश कम होती है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करने के लिए इनकी पत्तियाँ क्या कर देती हैं, कांटों का रूप धारण कर लेती हैं, ठीक है। तो कुल मिला के अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कांटे वाले पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन में पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं 1500 मीटर से कम ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अब अगर तीसरे प्रकार के वन की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, ठीक है। कौन है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन है। तो जो ये आर्द्र पतझड़ वन होते हैं इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। इन्हें अगर पूछा जाए कि मानसूनी वन के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों को जाना जाता है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन क्या है, 1500 मीटर की ऊंचाई तक शिवालिक श्रेणी और दून घाटी में पाए जाते हैं। अगर मुख्य रूप से पूछा जाए कि शिवालिक श्रेणी और दून घाटी में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं, ठीक है। हमने देखा था 750 से 1200 पर उपोष्ण कटिबंधीय वन, 1500 से कम ऊंचाई पर को क्या थे, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। और जो 1500 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं वो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन कहलाते हैं, ठीक है, जो मुख्य रूप से शिवालिक श्रेणी और दून घाटी में पाए जाते हैं। और इन वनों के अगर प्रमुख वृक्षों की बात करूं मैं तो सागौन है, सैतूत है, पलास है, अंजन है, शौल है, ठीक है। इन वृक्षों क्या है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। अगला जो चौथा टाइप है कोणधारी वन। अब देखो दोस्तों जो कोणधारी वन होते हैं 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, यानी 900 मीटर से 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले जो वन होते हैं वो कोणधारी वन कहलाते हैं,
ठीक है। और उष्ण कटिबंधीय 900 से 1800 यानी उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय के बीच के जो वन होते हैं वो कौन होते हैं, कोणधारी वन होते हैं। उष्ण कटिबंधीय मैं आगे दो टाइप में बता दिया, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन जो 1500 मीटर से कम पे थे, और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन जो 1500 मीटर तक की ऊंचाई पे थे, ठीक है। आगे तो मैं शीतोष्ण कटिबंधीय वन आएंगे जो 1800 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, इसलिए इनका हाइट को याद रखो, हमेशा के लिए याद रहेगा। तो जो कोणधारी वन होते हैं, कई उत्तराखंड में पूछा गया कई बार क्वेश्चन है कि कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, तो 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और जो ये वन होते हैं कोणधारी, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय के मध्य के वन कहलाते हैं कोणधारी वन। अब ये क्वेश्चन अगर जो तैयारी कर रहा है उसको भी पता है कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कोणधारी वनों का प्रमुख वृक्ष कौन सा है, तो चीड़ कोणधारी वनों का प्रमुख वृक्ष है। कौन सा है, चीड़ कोणधारी वनों का प्रमुख वृक्ष है, कौन सा, चीड़, ठीक है। चीड़ कोणधारी वनों का प्रमुख वृक्ष है। चट्टानी धरातल पर उगने वाले शुष्कता वाले वन कोणधारी वन कहलाते हैं, जो चट्टानी धरातल पर क्या होते हैं, उगते हैं, ठीक है। अब बात करें पांचवें टाइप की, तो ये है पर्वतीय शीतोष्ण वन। पर्वतीय शीतोष्ण वन होते हैं जो 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, ठीक है। 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले वन क्या होते हैं, पर्वतीय शीतोष्ण वन होते हैं। और इनमें आते हैं सिल्वर, देवदार, साइप्रस, इनके क्या हैं, प्रमुख वृक्ष हैं। सिल्वर हो गए, देवदार हो गए, साइप्रस हो गए, ठीक है। और दोस्तों जो पर्वतीय शीतोष्ण वनों के दक्षिणी ढालों पर मिलते हैं बांज का वृक्ष पाया जाता है। ये मुख्य इसलिए है क्योंकि बांज के वृक्ष उत्तराखंड में महत्व को आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो बांज का वृक्ष है पर्वतीय शीतोष्ण वन का वृक्ष है। ओक की 3 प्रजातियां इसके अंतर्गत आती हैं, बांज, मोरू और खुरसू। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ओक की मुख्य रूप से कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, और कौन कौन से, तो बांज, मोरू और खुरसू पाई जाती हैं। छठवां टाइप अगर हम देखें, उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वन। उप एल्पाइन और एल्पाइन वन वो वन होते हैं जो 2700 मीटर की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। यहाँ पे देख लो 700 से 1200 पे कौन पाया जा रहा था, उपोष्ण कटिबंधीय वन। 1500 से कम पे कौन पाया जा रहा था, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। इसी 1500 मीटर से लगभग ऊंचाई पर पाए जाने वाले वन आर्द्र पतझड़ वन थे। 900 से 1800 मीटर पे कौन थे, कोणधारी वन थे। और शीतोष्ण थे कितने, 1800 से 2700 पे। और इस 2700 से अधिक ऊंचाई पे जो पाए जाते हैं वो उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वन कहलाते हैं, ठीक है। उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं ब्लू पाइन, देवदार, बुरांस आदि इसके क्या हैं, प्रमुख वृक्ष हैं। किसके, उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वनों के। और बुरांस को इसलिए रेड किया है, मुख्य है, ठीक है, राज्य प्रतीक भी है, इसलिए पूछा जा सकता है कि बुरांस किस प्रकार का वृक्ष है, तो बुरांस एक उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वनों का वृक्ष है, ठीक है। अब आगे आता है जो 7वां है एल्पाइन झाड़ियाँ तथा घास के मैदान। दोस्तों जो एल्पाइन झाड़ियाँ और घास के मैदान आती हैं जो 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। जो 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं वो उप एल्पाइन झाड़ियाँ तथा घास के मैदान के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम इसमें मुख्य देखें तो जूनिपर, विल्लो, रिप्स इनके क्या है, प्रमुख वृक्ष हैं जो वृक्ष रेखा से भी ऊपर तक पाए जाते हैं। वृक्ष रेखा और टिम्बर लाइन और स्नो लाइन, 2 चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी भूगोल में। टिम्बर लाइन वो लाइन होती है जिससे ऊपर वृक्ष नहीं पाए जाते, और स्नो लाइन वो लाइन होती है जहाँ पे क्या नहीं होता है, जिससे नीचे बर्फ़ नहीं मिलती है, ठीक है। इनमें अधिक ऊंचाई पर घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं उत्तराखंड में बुग्याल, प्यार, मीडो, अल्पाइन पास्चर इनके नामों से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में बुग्यालों को या घास के मैदानों को किस नाम से नहीं जाना जाता है, तो ये किस किस नाम से जाना जाता है, बुग्याल, प्यार, मीडो, अल्पाइन पास्चर। ये नाम याद रखना कि इन नामों से जाना जाता है किसको, बुग्यालों को या घास के मैदानों को, ठीक है। ब्रह्मकमल और जड़ी बूटियां वो पशु चारकों हेतु मनमोहक घास के मैदान अल्पाइन झाड़ियों का घास के मैदान में पाई जाती हैं। कि जो ब्रह्मकमल और जड़ी बूटियां पाई जाती हैं किस प्रकार के वनों में पाई जाती हैं, तो वो अल्पाइन झाड़ियों तथा घास के मैदानों में पाई जाती हैं। और जो ये घास के मैदान हैं, इन घास के मैदानों में इन पशु चारकों को अनवार, पालसी, बकरखाल, लुद्या, गुज्जर, गद्दी इन नामों से जाना जाता है। ये नाम भी मुख्य है, किन किन नामों से नहीं जाना जाता है ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो किन नामों से, अनवार, पालसी, बकरखाल, लुद्या, गुज्जर, गद्दी इन नामों से क्या कर होता है, इन पालसियों को या इन पशुचारकों को कहा जाता है, ठीक है।
जो 8वां टाइप है जो उत्तराखंड में वनों का अंतिम टाइप है वो है टुंड्रा वनस्पति। दोस्तों जो टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है 3600 से 4800 मीटर पर पाई जाती है, और मैंने ये कल बताया था कि 4800 मीटर से अधिक ऊंचाई पर कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो जो टुंड्रा वनस्पति है जो 3600 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, इसमें घास, काई, लाइकेन टुंड्रा प्रदेशों में पाई जाती है, इस टुंड्रा वनस्पति में पाई जाती हैं। और उत्तराखंड में जो लाइकेन पार्क है वो कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में स्थित है। याद रखना इसमें उत्तराखंड में जो लाइकेन पार्क है वो कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में स्थित है, और प्रॉपर पूछे तो मुनस्यारी में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे जो अगर लाइकेन की बात करूँ मैं तो लगभग लाइकेन की 150 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, और लाइकेन आपको पता है कवक और शैवाल का सहजीवन पाया जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि पिथौरागढ़ में जो लाइकेन पार्क खोला गया वो आम लोगों के लिए कब खोला गया, तो 27 जून 2020 को खोला गया। याद रखना 27 जून 2020 को खोला गया था। ठीक है, अगला दोस्तों यहाँ पे अगली बात आती है बांज की, जो मैंने आपको कहा था कि उत्तराखंड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट भूमिका रखता है। किस प्रकार का है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। किस प्रकार का वृक्ष है? एक शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। कौन? बांज। ठीक है, और शीतोष्ण वन मैंने कहा था कितने पे? आगे अगर आपको थोड़ा भी याद हो तो कितने पे पाया जाता है? 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों अगर बांज का वानस्पतिक नाम पूछे तो क्वरकस ल्यूकोडाइकोफोरा है। क्वरकस ल्यूकोडाइकोफोरा के नाम किसका है? वानस्पतिक नाम बांज के वृक्ष का है, जिसकी विश्व में 40 प्रजातियां पाई जाती हैं। पूछा जा सकता है कि बांज की विश्व में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो 40 प्रजातियां पाई जाती हैं, और उत्तराखंड में इसकी 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, उत्तराखंड में इसकी 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। सफ़ेद बांज, मोरू, खुरसू, फलियाट, रियाट इसकी जो मुख्य प्रजातियां हैं। ठीक है, राज्य का सोना किस वृक्ष को कहा जाता है? तो बांज के वृक्ष को राज्य का सोना कहा जाता है। किसको? बांज के वृक्ष को। और डूंगी पैतोली आंदोलन, अगर तुम्हें पता है डूंगी पैतोली आंदोलन किसके लिए हुआ था, तो ये यही इसी बांज के वृक्ष को काटने से रोकने के लिए हुआ था, डूंगी पैतोली आंदोलन। ठीक है, इसलिए मैंने सारे फैक्टों को एक जगह कलेक्ट किया है। वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। तो जो बांज के वृक्ष की कटाई के लिए जो आंदोलन हुआ था वो डूंगी पैतोली आंदोलन था। कहाँ हुआ था? तो चमोली में हुआ था। और किसकी अगुवाई में हुआ था? तो मथुरा देवी की अगुवाई में हुआ था। किसकी? मथुरा देवी की अगुवाई में ये आंदोलन हुआ था। दोस्तों बांज का वृक्ष वही है। शिव की जटा की संज्ञा किस वृक्ष को दी गई है? तो बांज वृक्ष को दी गई है। और इनमें से जो मैंने बांज की तुम्हें 5 प्रजातियां उत्तराखंड में बताई, इनमें सफ़ेद बांज उत्तराखंड की पर्यावरण सुरक्षा और जनमानस की उपयोगिता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसका मुख्य रीजन है क्योंकि इनकी जड़ों में पानी को सोखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। वन्य जीव एवं उनके संरक्षण के बारे में, तो दोस्तों जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अगर पूछे तो कब बना था, तो जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था 1972 की धारा 6 के अंतर्गत क्या होता है कि वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया। अगर पूछे वन्य जीव बोर्ड का गठन किसके अंतर्गत किया गया है, तो 1972 की धारा 6 के अंतर्गत किया जाता है। अगर पूछे वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, तो वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, अगर पूछा जाए कभी कि वन्यजीव संरक्षण केंद्र कहाँ है, उत्तराखंड वन्यजीव संरक्षण केंद्र कहाँ पे है, तो वो कालागढ़ पौड़ी में स्थित है। कहाँ पे है? कालागढ़ पौड़ी में स्थित है वन्यजीव संरक्षण केंद्र। ठीक है, कहाँ पे है? कालागढ़ पौड़ी में क्या है आपका वन्यजीव संरक्षण केंद्र स्थित है। अब सबसे पहले दोस्तों हम राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे कि उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क हैं, 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। टोटल कितने हैं? 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और अगर पूछा जाए सिंपल से फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधे सीधे वन लाइनर, कि सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। आगे जब हम डीपली इसके बारे में बात करेंगे समझ जाओगे स्थापना से। सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान कौन है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है राज्य का, तो नेशनल पार्क, तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है सबसे नया और सबसे बड़ा। और जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है वो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये 4 सिंपल क्वेश्चन है, सबसे बड़ा और छोटा, सबसे पुराना और नया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। सबसे पहले जो सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे कि जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो क्या, उसका अगर हम क्षेत्रफल की बात करें
तो 521 या 520.82 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है। सिंपल तरीके से 521 वर्ग किलोमीटर याद रखना कि इसका जो क्षेत्रफल है 521 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है। ये किन किन जनपदों में है, तो पौड़ी और नैनीताल जनपद में क्या है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पौड़ी में क्या है, अगर पूछा कि पौड़ी और नैनीताल में से इसका क्षेत्रफल किसमें ज़्यादा है, तो पौड़ी जनपद में इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का, जिसका क्षेत्रफल क्या बोला मैंने 521 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना थी 1936 में हुई थी और प्रॉपर डेट पूछे तो 8 अगस्त, याद रखना 8 अगस्त 1936 में उस टाइम के जो गवर्नर थे सर हैली के नाम पर हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से रखा गया था। यानी 1936 में जब कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी तो इसका नाम क्या था, हैली राष्ट्रीय उद्यान था, जो उस टाइम के गवर्नर सर हैली के नाम पर रखा गया था। ठीक है दोस्तों, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। अगर पूछा जाए एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1936 को हुई थी और 521 वर्ग किलोमीटर क्या है जिसका क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, जो 1936 में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना की गई थी, जो इसका नाम किया गया 1952 में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किया गया। ठीक है, पूछा जा सकता है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कब किया गया, तो 1952 में किया गया। ठीक है, कब किया गया, 1952 में किया गया, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किया गया। और दोस्तों, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम 1957 में ठीक 5 साल बाद कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किया गया। 3 क्वेश्चन है, 1936 में स्थापना हुई थी, 1952 में रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किया गया और 1957 में इसका नाम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किया गया। सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान है ये। ठीक है, 521 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है। दोस्तों, जब इसके 50 वर्ष पूरे हुए, यानी 36 में स्थापना हुई थी, 50 और जोड़ दो 86, 1986 में इस पर डाक टिकट जारी किए गए। अगर कभी 1986 याद न रहे, 1936 याद रहे, तो इसके 50 वर्ष पूरे, स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पे क्या हुआ था, इसके नाम पे डाक टिकट जारी किए गए थे। जो 36 में 50 जोड़ोगे तो अपने आप ही 1986 आ जाएगा। तो यानी 1986 में क्या हुआ, इस पर डाक टिकट जारी किए गए। दोस्तों, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से बाघ परियोजना की शुरुआत, यहाँ पे 9 बाघ परियोजना, 9 राष्ट्रीय उद्यानों को शामिल किया गया था, 1 नवंबर 1973 को किया गया। ठीक है, और भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को। अगर पूछा जाए यहाँ से बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई, 1 नवंबर 1973 को हुई थी। जबकि जो घड़ियाल परियोजना है इसकी शुरुआत 1976 में की गई थी यहाँ से। ठीक है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में हाथी परियोजना के तहत शामिल किया गया था 1992 में। तो ये 3 परियोजना है, बाघ परियोजना 1973 में, घड़ियाल परियोजना 1976 और हाथी परियोजना 1992। ठीक है, कई बार पूछता है इन परियोजनाओं को। दोस्तों, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से कौन सा मार्ग गुजरता, पूछा जाता है कि कंडी मार्ग किस राष्ट्रीय उद्यान से या किस नेशनल पार्क के मध्य से गुजरता है, तो वो है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इस कंडी मार्ग के बारे में मैं उत्तराखंड परिवहन तंत्र में समझा चुका हूँ। अगर नहीं देखा आपने तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटली दून है। किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटली दून है, तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में स्थित है। और अगर इसका मुख्यालय पूछे यानी प्रवेश द्वार पूछे तो नैनीताल और ढिकाला में क्या है इसके प्रवेश द्वार हैं। ठीक है, नैनीताल और ढिकाला में क्या है दोस्तों इसके प्रवेश द्वार हैं। इसके अलावा याद रखना यहाँ पे कुछ टाइम पहले इसके राष्ट्रीय उद्यान में 2 नए प्रवेश द्वारों को बनाए गए। एक बनाया गया पोखरों से और दूसरा रथुआ ढाब कोटद्वार से शुरू किया गया है और 2012-13 में इनकी शुरुआत की गई है। ठीक है दोस्तों, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से कोसी और ढेला नदी बहती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से कौन सी नदी बहती है या कोसी नदी किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से बहती है। ठीक है दोस्तों, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में 118 सदस्यीय स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF की स्थापना कब की गई, तो 2013 को की गई थी। जो टाइगर राष्ट्रीय उद्यान है उसके मध्य में उससे टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना कब की गई, तो 2013 में की गई। टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना कब की गई, तो 2013 में की गई। और कितनी सदस्य है, तो 118 सदस्यीय टास्क फोर्स है। तो ये देखो सिंपल तरीके से जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था सबसे प्राचीन था, 36 में स्थापना हुई।
52 में रामगंगा, 57 में कॉर्बेट नेशनल पार्क, 50 वर्ष पूरा होने पर 86 में क्या किया गया, डाक टिकट जारी किए गए। 1973 में बाघ परियोजना, ठीक 3 साल बाद 76 में घड़ियाल परियोजना और 92 में हाथी परियोजना यहाँ से शुरू की गई। 521 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, ये इसकी जनरल चीज़ें हो गई। अब अगर हम बात करें गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की, दोस्तों गोविंद राष्ट्रीय उद्यान क्या है, 472 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कॉर्बेट का बोला मैंने कितना, 521 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये कहाँ पे है, उत्तरकाशी में स्थित, जनपद में स्थित है और 1980 में इसकी स्थापना की गई। जबकि कॉर्बेट कहाँ पे था, नैनीताल और पौड़ी में स्थित था और 1936 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना है उत्तरकाशी जनपद में 1980 में की गई। और अगर पूछे कि औषधीय पौधों के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क है, तो औषधीय पौधों के लिए जो प्रसिद्ध नेशनल पार्क है वो यही गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तरकाशी में है। 472 वर्ग किलोमीटर क्या है जिसका क्षेत्रफल है। हिम तेंदुओं के लिए उत्तराखंड का गोविंद राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। किसके लिए, हिम तेंदुओं के लिए राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कौन सा, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। और हिम तेंदुआ परियोजना कब शुरुआत हुई थी, तो 2009 में क्या हुई, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी। देखो 4 परियोजना बता दी। 1973 में बाघ परियोजना, 1976 में घड़ियाल परियोजना, 1992 में हाथी परियोजना और 2009 में क्या हो गई, हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत हो गई। दोस्तों गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन कौन करता है, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून से क्या है, इस गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन किया जाता है, जो उत्तरकाशी में है। 472 वर्ग किलोमीटर है। औषधीय पौधों के लिए प्रसिद्ध और हिम तेंदुआ परियोजना यहाँ से शुरुआत की गई थी, हिम तेंदुआ जिसकी शुरुआत क्या हुई थी, 2009 में की गई थी, ठीक है। दोस्तों अगर हम तीसरे राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। नंदा देवी नेशनल पार्क है जिसका क्षेत्रफल 624 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 624 वर्ग किलोमीटर। 521 था, ठीक है, 472 था, इसका 624 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और चमोली जनपद में स्थित है। कहाँ पे है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, चमोली जनपद में स्थित है और 1982 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई, तो 1982 में हुई थी। और अगर इसका मुख्यालय पूछे तो जोशीमठ में इसका मुख्यालय है। किसका, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ है, जोशीमठ में स्थित है, ठीक है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में 1988 में शामिल किया गया। कब किया गया, 1988 में शामिल किया गया, ठीक है। और कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो 5431 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है आपका कौन सा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो 3 राष्ट्रीय उद्यान हमने बात की। 36 में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उसके बाद गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1980 में, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में। बढ़ते जा रहे हैं, सीरियल वाइज इसलिए लगा रखें। अब फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना भी इसी के साथ की गई थी 1982 में, चमोली जनपद में। किसके साथ, नंदा देवी के साथ। और 87.5 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है क्योंकि 87.5 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है। दोस्तों अगर पूछे फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की खोज कब की गई थी, तो 1931 में फ्रैंक स्माइथ ने की थी फूलों की घाटी की खोज। और इसने इसका वर्णन किसमें किया था, तो अपनी पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर में किया था। द वैली ऑफ फ्लावर में क्या किया था इसने, फ्रैंक स्माइथ ने इसका वर्णन किया था। दोस्तों यूनेस्को ने इस फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था, जो शामिल किया 14 जुलाई 2005 को। क्या किया गया, शामिल किया गया 14 जुलाई 2005 को फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, ठीक है। इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है, जोशीमठ। यानी नंदा देवी और फूलों की घाटी दोनों का मुख्यालय जोशीमठ में स्थित है, ठीक है। फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, ये किन पर्वतों के मध्य स्थित है, तो नर और गंधमादन पर्वत के मध्य स्थित है, ठीक है, ठीक। और स्कंद पुराण में फूलों की घाटी को नंदन कानन कहा गया है। पूछा जा सकता है कि नंदन कानन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क के लिए किया गया है। और इसके जो मध्य से होती है पुष्पावती नदी बहती है। जो पुष्पावती नदी है, ये मैं अलकनंदा नदी तंत्र में बता चुका हूँ, जो पुष्प तोया ताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है, पुष्प तोया ताल से निकलती है। दोस्तों लिंगा ताल और आछरी ताल, ये
कन्फ्यूजन है, खैर फूलों की घाटी में ही स्थित है। आचरी ताल कहा जाता है, बूढ़ा केदार के वहाँ भी पाया जाता है। फूलों की घाटी को अमोला और पॉलीगोन खरपतवार से खतरा पड़ गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी को किस खरपतवार से खतरा पड़ गया है, तो वो अमोला और पॉलीगोन खरपतवार है जिससे फूलों की घाटी को खतरा पड़ गया है। कालिदास जी ने मेघदूत में क्या कहा है, फूलों की घाटी के लिए अलका शब्द का प्रयोग किया है। अलका शब्द का प्रयोग किया है। मेघदूत पुस्तक है किसकी, कालिदास की। ये सारे क्वेश्चन समझने वाले हैं, अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था, कालिदास की पुस्तकें हैं। तो मेघदूत पुस्तक में फूलों की घाटी के लिए क्या कहा गया, अलका शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, कालिदास ने। और फूलों की घाटी को दोस्तों बैकुंठ, पुष्पवली, पुष्परसा, भ्यूंडार घाटी, स्माइट पार्क, इन नामों से जाना जाता है। पूछ सकता है कि किस नाम से नहीं जाना जाता है, तो याद रखना बैकुंठ बद्रीनाथ को भी कहते हैं, ठीक है, पुष्पावली, पुष्परसा, भ्यूंडार घाटी और स्माइट पार्क नामों से जाना जाता है। और जो ये फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो हमने 4 राष्ट्रीय उद्यानों की बात की। जो 5वां राष्ट्रीय उद्यान है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक 1 साल बाद 1983 में इसकी स्थापना की गई और 820.42 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है। 820.42 वर्ग किलोमीटर क्या है इस राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। दोस्तों ये कहाँ स्थित है, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार 3 जनपदों में स्थित है। देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में स्थित है। दोस्तों जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना की गई थी उसमें मोतीचूर, राजाजी और चीला को मिलाकर बनाया गया। इन तीनों को मिलाकर क्या किया गया था, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। जबकि अगर हम मोतीचूर की बात करें तो प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य था ये, नहीं तो 1935 में, क्योंकि इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। कब की गई थी, 1935, लेकिन इसको राजाजी में शामिल किया गया 1983 में और राजाजी नेशनल पार्क बनाया गया। राजाजी नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हाथी और 12 सिंहों के लिए प्रसिद्ध है। हाथी और 12 सिंहों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा, राजाजी नेशनल पार्क। और अगर इसका मुख्यालय बोले तो देहरादून में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे है, देहरादून में। जो अंतिम नेशनल पार्क है 6वां और सबसे बड़ा और सबसे नया नेशनल पार्क है वो है गंगोत्री नेशनल पार्क, जिसका क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 2390 वर्ग किलोमीटर है और 90 के 1 वर्ष पहले 1990 में उत्तरकाशी में इसकी स्थापना की गई थी। 2390 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और 1990 में इसका क्या किया गया, स्थापना की गई थी। दोस्तों राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, गंगोत्री नेशनल पार्क है। अब अगर कभी इनको लगाने के लिए आए कि इनका घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, गंगा, राजा, नंदा का गोविंद फूल लाई। गंगा से देखो, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 2390 वर्ग किलोमीटर, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 820 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, मोटा मोटी हैं 820.42 है, नहीं तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कितना है 624 वर्ग किलोमीटर, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 521 वर्ग किलोमीटर और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 87.5 वर्ग किलोमीटर। तो शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, गंगा, राजा, नंदा का गोविंद फूल लाई। अगर ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो। ट्रिक कैसे लगी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आगे से आपको ट्रिक जहाँ पे ट्रिक बन सकेगी वहाँ पे ज़रूर बताऊँगा। अब दोस्तों बात करें वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में कि राज्य में 7 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। कितने हैं, 7 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। सबसे प्राचीन वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य है। सबसे नए की बात करें तो नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। और अगर सबसे बड़े वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य है। और सबसे छोटा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो बिनोग माउंटेन क्वेल वन्यजीव अभ्यारण्य है। कौन सा है, बिनोग माउंटेन क्वेल वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो सबसे प्राचीन नेशनल पार्क कौन था, कार्बेट नेशनल पार्क था। सबसे नया कौन था, गंगोत्री नेशनल पार्क था। सबसे बड़ा कौन था, गंगोत्री नेशनल पार्क था। सबसे छोटा कौन था, फूलों की घाटी नेशनल पार्क था। तो इनको कंपैरिजन करते हुए याद करते जाओ। अब अगर हम बात करें गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य की, 7 जो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं उनमें सबसे पहला आता है गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य। जी के आंसर बैन ये आपको आगे समझ आएगा। गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1955 में की गई थी उत्तरकाशी में। कब की गई, 1955 में की गई। और उत्तरकाशी में इसका जो क्षेत्रफल है 485 वर्ग किलोमीटर है। जबकि गोविंद जो नेशनल पार्क था उसका कितना था, 472 वर्ग किलोमीटर था,
ठीक है। दाढ़ी वाले गिद्धों के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछे दाढ़ी वाले गिद्धों के लिए कौन सा वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो गोविंद वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है। और इसी गोविंद वन्यजीव अभयारण्य से स्नो लेपर्ड परियोजना की शुरुआत की गई थी 1990-91 में की गई थी। अगर पूछा जाए स्नो लेपर्ड परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, 1990-91 में की गई थी। कहाँ से की गई थी? गोविंद वन्यजीव अभयारण्य से की गई थी। कहाँ से की गई थी? गोविंद वन्यजीव अभयारण्य से की गई थी। और ये स्नो लेपर्ड परियोजना किस इकाई के लिए शुरू की गई थी? हिम तेंदुओं की सुरक्षा के लिए। किसके लिए? हिम तेंदुओं की सुरक्षा। और हिम तेंदुओं के लिए भी प्रसिद्ध है कौन सा? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है या गोविंद नेशनल पार्क है। ठीक है दोस्तों, अगला है केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य। जो केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य है 1972 में चमोली और रुद्रप्रयाग की सीमा पर स्थित है। गोविंद ये केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य। अगर इसका क्षेत्रफल बोले तो 957 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कितना है? 957 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और कस्तूरी मृगों के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य है, जिसका क्षेत्रफल 957 वर्ग किलोमीटर है। और 1972 में चमोली रुद्रप्रयाग की सीमा पर स्थापना की गई थी। राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य भी कौन सा है? केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, तो देखो जी के आंसर बैन बोला था मैंने, जी के आंसर बैन। तो जी से गोविंद वन्यजीव अभयारण्य हो गए, जिसकी स्थापना मैंने बताया 1955 में। केदारनाथ हो गए 1972 में। ठीक है, अब ए से अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य 1986 में स्थापना की गई थी। और कहाँ पे की गई थी? पिथौरागढ़ में स्थित है। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में स्थित है। सर्वाधिक कस्तूरी मृग अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं। देखो कस्तूरी मृगों के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? केदारनाथ। लेकिन सर्वाधिक पाए कहाँ जाते हैं? तो अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं, जिसकी स्थापना 1986 में पिथौरागढ़ में की गई थी। और अगर इसका क्षेत्रफल पूछे तो 600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कितना है? 600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो जी के आंसर बैन। जी के गोविंद वन्यजीव अभयारण्य, केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, एन स्मॉल है। ठीक है, एस से सोन नदी वन्यजीव अभयारण्य। दोस्तों जो सोन नदी वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1 वर्ष बाद अस्कोट से, अस्कोट की स्थापना 86 में, इसकी 87 में की गई थी पौड़ी में। कहाँ पे की गई थी? पौड़ी में स्थापना की गई थी। पक्षियों का स्वर्ग किस वन्यजीव अभयारण्य को कहा जाता है? सोन नदी वन्यजीव अभयारण्य को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। 301 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 301 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, और दोस्तों सौल व उसकी सहचर प्रजातियां सोन नदी वन्यजीव विहार में पाई जाती हैं, वन्यजीव अभयारण्य में पाई जाती हैं सौल और उसकी सहचर जातियां। अगला है दोस्तों बैन। बी से बिनसर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक 1 साल बाद 1988 में। देखो अस्कोट 86, सोन नदी 87, बिनसर 88, अल्मोड़ा में स्थापना की गई थी बिनसर वन्यजीव अभयारण्य की। कहाँ पे स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। और 47 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसका क्षेत्रफल पूछे कितना है? तो 47 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसके बाद दोस्तों बिनोग माउंटेन क्वेल वन्यजीव अभयारण्य। जो बिनोग माउंटेन क्वेल वन्यजीव अभयारण्य है, मसूरी वन्यजीव विहार भी कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम क्या है? मसूरी वन्यजीव विहार है। और बिनोग माउंटेन क्वेल वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? 1993 में देहरादून में की गई थी। देहरादून में की गई थी। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 11 वर्ग किलोमीटर है, इसीलिए सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, कितना है? 11 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और दोस्तों विलुप्त घोषित माउंटेन क्वेल पहाड़ी बटेर जिसे कहा जाता है को अंतिम बार यहीं देखा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि माउंटेन क्वेल पहाड़ी बटेर को अंतिम बार किस वन्यजीव अभयारण्य में देखा गया था? तो पहाड़ी बटेर पूछ लेगा, माउंटेन क्वेल से तो कोई भी गैस कर लेगा। तो पहाड़ी बटेर को अंतिम बार बिनोग माउंटेन क्वेल वन्यजीव अभयारण्य में देखा गया था। ठीक है, अगला आता है दोस्तों नंधौर वन्यजीव विहार। दोस्तों जो नंधौर वन्यजीव विहार की स्थापना 2012 में नैनीताल और उधम सिंह नगर की सीमा पर किया गया था। कब? 2012 में। और दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल है 270 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 270 वर्ग किलोमीटर स्थित है। तो ये हमने 7 वन्यजीव विहार देखे, गोविंद, केदारनाथ, अस्कोट, सोन नदी, बिनसर, ठीक है, बिनोग माउंटेन क्वेल वन्यजीव विहार और अंतिम था नंधौर वन्यजीव विहार।
अब दोस्तों हम बात करें उत्तराखंड के संरक्षित आरक्षित क्षेत्रों की। दोस्तों जो यहाँ पे संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं, 4 मुख्य रूप से संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं। अगर सबसे बड़ा संरक्षण आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन क्षेत्र है, नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन क्षेत्र है। और जो सबसे छोटा है वो आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है, आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है। अब देखो यहाँ पे इसके अगर याद रखना है, शॉर्ट ट्रिक है एजी पान लाओ, ठीक है। वो अपने पति को बोल रहे एजी पान लाओ, आजकल तो एजी कोई नहीं बोलता, खैर, लेकिन एजी पान लाओ। ए से आसन संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, जी से झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, पी से पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र और एन से नैना देवी वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र, ठीक है। तो ये 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं उत्तराखंड के अंतर्गत। सबसे पहले अगर हम बात करें आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र की, तो इसकी स्थापना 2005 में की गई थी, देहरादून में की गई थी। कहाँ पे? 2005 में देहरादून में की गई थी। और इसका क्षेत्रफल पूछे तो 440.40 वर्ग हेक्टेयर है, ठीक है। सबसे छोटा संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है। सबसे छोटा कौन सा है? आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, अगर पूछे आसन वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर के अंतर्गत कब शामिल किया गया था, तो 2020 में इसे रामसर के अंतर्गत शामिल किया गया था, आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र को, ठीक है। दूसरा आता है झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। दोस्तों जो झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है 2005 में स्थापना की गई थी हरिद्वार में, यानी आसन और झिलमिल दोनों की स्थापना 2005 में की गई थी, आसन की देहरादून में और झिलमिल की हरिद्वार में। अगर इसका क्षेत्रफल पूछे तो 3783.50 वर्ग हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 12 सिंहों के लिए, 12 सिंह के लिए क्या है? प्रसिद्ध है आपका झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, जिसकी स्थापना 2005 में हरिद्वार में की गई थी। तीसरा है दोस्तों पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। जो पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है 2012 में नैनीताल में स्थापना की गई थी और इसका जो क्षेत्रफल है 5824.76 वर्ग हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। और चौथा है एजी पानलाओ नैना देवी हिमालय वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र। सबसे बड़ा रिजर्व क्षेत्र है, 2015 में इसकी स्थापना नैनीताल में की गई थी। कहाँ की गई थी? नैनीताल में 2015 में स्थापना की गई थी। और अगर इसका क्षेत्रफल पूछे 21,224.56 वर्ग हेक्टेयर है, यानी 111.9 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। दोस्तों ये पक्षियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, पक्षियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, नैना देवी वर्ल्ड कंजर्वेशन है। और यह देश की 600 प्रजाति की पक्षियां पाई जाती हैं। कहाँ पे? नैना देवी वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र में, ठीक है। तो दोस्तों ये 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हो गए, एजी पानलाओ, नंदा देवी, गंगा राजा नंदा का गोविंद फूलाई, ये राष्ट्रीय उद्यान हो गई। अब यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान है। दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान की स्थापना 1995 में नैनीताल में की गई थी। यानी गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान कहाँ पे है? नैनीताल में स्थित है। और इसका जो क्षेत्रफल है 4.693 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। कितना है? 4.693 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा दोस्तों नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र है। नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1988 में की गई थी। चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ इन 3 जनपदों में फैला हुआ है नंदा देवी जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र, ठीक है। 5860.6 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसके अंतर्गत शामिल किया गया है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को नंदा देवी जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये कौन कौन? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी नेशनल पार्क, दोनों को सम्मिलित किया गया है नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी। अब दोस्तों उत्तराखंड में जो संकटापन्न जीवों को घोषित किया गया है वो कौन कौन किया गया है? तो इसके अंतर्गत कस्तूरी मृग, बारहसिंगा, कस्तूरी मृग सर्वाधिक अस्कोट में स्थापना मुख्य रूप से की गई है केदारनाथ वन्य जीव। बारहसिंगा कहाँ है? झिलमिल संरक्षण आरक्षित। सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध, लाल सिर वाले गिद्ध, माउंटेन क्वेल, भूरे भालू, उदबिलाप। दोस्तों ये मुख्य रूप से उत्तराखंड में संकटापन्न जातियों में सम्मिलित किया गया है इनको, ठीक है। कस्तूरी मृग को, बारहसिंगा को, सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध को, लाल सिर वाले गिद्ध को, माउंटेन क्वेल को, भूरे भालू को, ठीक है। दोस्तों महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? 1977 में बागेश्वर में की गई थी महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की।
जबकि कस्तूरी मृग कार्य योजना कब लागू हुई, तो 1980-81 में कस्तूरी मृग कार्य योजना लागू हुई थी। ठीक है। कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कांचुला खर्क की स्थापना कब की गई, 1982 में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कांचुला खर्क की स्थापना की गई। उत्तराखंड राज्य में टाइगर वॉच योजना कब लागू की गई, तो जो टाइगर वॉच योजना थी 1991-92 में लागू की गई। टाइगर वॉच योजना कब की गई, 1991-92 में। और हिम तेंदुओं की सुरक्षा के लिए 1990-91 में स्नो लेपर्ड योजना को आरंभ किया गया था। अगर पूछा जाए स्नो लेपर्ड योजना 1990-91 में लागू किया गया था। ये सारे के सारे कई बार पूछे गए क्वेश्चन हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट हैं। तो दोस्तों जो उत्तराखंड की प्रमुख वनस्पतियां हैं उनमें चीड़ के वृक्ष है। चीड़ है, जो चीड़ के वृक्ष से क्या प्राप्त किया जाता है, तो रेजिन। अगर पूछा जाए कि रेजिन किससे प्राप्त किया जाता है, चीड़ से रॉल या रेजिन। बिरोजा से टर्पेंटाइन प्राप्त किया जाता है और तारपीन बनाया जाता है, जिसका प्रयोग रंग, वार्निश, बूट पॉलिश बनाने में किया जाता है। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, यह पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा वृक्ष पाया जाता है, पाइनस या चीड़ का वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, पाइनस या चीड़ का वृक्ष पाया जाता है। अब देखो दोस्तों, खैर के वृक्ष की छाल से कत्था प्राप्त किया जाता है। अगर पूछा जाए कि कत्था प्राप्त कहाँ से किया जाता है, किससे किया जाता है, तो खैर के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। और उत्तराखंड में कत्था उद्योग कहाँ पे है, तो हल्द्वानी में स्थित है। जो चीज़ जहाँ पे याद आएगी वहीं पे बताता जाऊँगा और इनको रिलेट करते जाओ, देर तक याद रहेगा। उत्तराखंड में कत्था उद्योग कहाँ पे है, हल्द्वानी में स्थित है। भोजपत्र के तने से कागज तैयार किया जाता है, जो उत्तराखंड में पाए जाने वाले पौधे हैं। बिल्लों की लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। पूछा जा सकता है कि क्रिकेट के बल्ले बनाने में किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो बिल्लों की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। वॉलनट और सॉल की लकड़ी से वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। जो वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं वो वॉलनट, अखरोट और सॉल की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्प्रूस से पैकिंग के डिब्बे व फर्नीचर बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है चरक संहिता। जो चरक संहिता है, चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को वानस्पतिक बगीचा कहा गया है। पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के लिए चरक संहिता में किस नाम का प्रयोग किया गया है, तो वानस्पतिक बगीचे का प्रयोग किया गया है। और हिमालय को हिमवंत औषधम भूमि नामों शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके लिए, हिमालय क्षेत्र के लिए। ठीक है, उत्तराखंड के लिए पूछे तो वानस्पतिक बगीचा, और हिमालय क्षेत्र के लिए पूछे तो हिमवंत औषधम भूमि नामों शब्द का प्रयोग किया गया है। और उत्तराखंड राज्य में लगभग 500 प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की, 500 प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। और इनमें से जो मुख्य हैं उनको नीचे एक एक करके बताता जाता हूँ। देखो, जो पहली जड़ी वनस्पति है वो झूला है। ठीक है, अगर हम झूला वनस्पति की बात करें तो 5500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है झूला वनस्पति। और झूला वनस्पति का प्रयोग सांबर, गरम मसाला, हवन सामग्री में किया जाता है। झूला वनस्पति का प्रयोग किस में किया जाता है, प्रयोग गरम मसाले में, हवन सामग्री में, सांबर बनाने में किया जाता है। जो दूसरी इसके, ठीक है, और प्रथम श्रेणी की झूला वनस्पति का निर्यात फ्रांस को किया जाता है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड राज्य की जो झूला वनस्पति है उसका निर्यात किस देश को किया जाता है, तो फ्रांस को किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है ब्राह्मी। दोस्तों इसीलिए ये सारे फैक्ट कलेक्ट किए गए हैं अलग अलग बुकों से। तो जो ब्राह्मी है, ब्राह्मी एक बहुवर्षीय शाख है। अब एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय 3 प्रकार के प्लांटों में बांटा गया है। तो जो ब्राह्मी है क्या है, एक बहुवर्षीय शाख है। ठीक है, और ब्राह्मी का प्रयोग बुद्धिवर्धक के रूप में किया जाता है। ब्राह्मी का प्रयोग किस में, बुद्धिवर्धक के रूप में किया जाता है, जिसका बाबा रामदेव ढंग से प्रचार कर पैसे कमा रहा है। ठीक है, और उत्तराखंड राज्य में ब्राह्मी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो हरिद्वार जनपद में होता है, जहाँ बाबा रामदेव का अड्डा है। ठीक है, तो ये पहली वनस्पति ब्राह्मी, जो पहली वनस्पति झूला जिसका प्रयोग मसालों के रूप में होता है, फ्रांस को निर्यात किया जाता है। दूसरा थी ब्राह्मी, एक बहुवर्षीय शाख था और जिसका सर्वाधिक उत्पादन हरिद्वार करता है। तीसरे में आता है घिंगारू। अब दोस्तों ये सारे नाम आपको इसलिए भी याद होने चाहिए कि मोस्टली यूके एसएससी बार बार गढ़वाली और कुमाऊनी शब्दों का प्रयोग कर रहा है। तो घिंगारू, अगर आप उत्तराखंडी हो तो इतना तो आपको पता होना चाहिए घिंगारू क्या है। ठीक है, तो जो घिंगारू का पौधा है 3600 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। कितने पे, 3600 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसका फल खाया जाता है और हृदय रोगों में फायदेमंद होता है। क्वेश्चन बन सकता है कि जो घिंगारू है किस रोगों में प्रयोग किया जाता है, तो ये कि जो प्रयोग किया जाता है हृदय रोगों में प्रयोग किया जाता है।
अगला जो यहाँ की महत्वपूर्ण वनस्पति है दोस्तों वो है सिकाकाई। क्या है? सिकाकाई। सिकाकाई का पौधा 2500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है और इसका सर्वाधिक जो प्रयोग किया जाता है वो आयुर्वेदिक शैम्पू बनाने में किया जाता है। किस में किया जाता है? आयुर्वेदिक शैम्पू बनाने में सिकाकाई पौधे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हर उत्तराखंडी पहाड़ी बच्चों की बिच्छू और कंडाली। ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बचपन में कंडाली की मार किस किसने खाई अपनी मम्मी से। ठीक है, मैंने तो बहुत खाई है यार। तो दोस्तों जो बिच्छू या कंडाली होता है किस मूल का पौधा है? तो यूरोपियन मूल का पौधा है, यूरोप मूल का पौधा है बिच्छू या कंडाली। इसकी पत्तियां सब्जी बनाने में प्रयोग की जाती हैं और इस बिच्छू रोग किस में प्रयोग किया जाता है? एनीमिया रोग होने में। इसमें आयरन की भरपूर मात्रा पाई जाती है जिससे एनीमिया के रोग में क्या किया जाता है? इस बिच्छू या कंडाली घास का प्रयोग किया जाता है। अगली जो वनस्पति आती है इंपॉर्टेंट भेंकल। दोस्तों फालतू नहीं लिया गया है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वही लिया गया है। तो जो भेंकल है 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है भेंकल। ठीक है, इसके जो बीज होते हैं उनसे तेल निकाल करके भोटिया लोग खाते हैं। भेंकल को खाते हैं कौन लोग? भोटिया लोग खाते हैं। और भेंकल का जो मुख्य तेल का प्रयोग किया जाता है वो गठिया रोग के उपचार में किया जाता है। ठीक है, और गठिया रोग तुम्हें पता है जिसमें क्या होता है? सोडियम यूटेट के क्रिस्टल जोड़ों में जम जाते हैं और आदमी को अपने जहाँ जहाँ जोड़ होते हैं उनको हिलाने में दिक्कत होती है। अगली चीज़ आती है शावली या निर्गुंडी। ठीक है दोस्तों, ये 1000 मीटर की ऊंचाई पर प्रयोग की जाती है और मुख्य रूप से पेचिस, हैजा, बुखार, यकृत और हृदय की बीमारियों में प्रयोग की जाती है। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उत्तराखंड की वनस्पति है किलमोड़ा है। सबने खाया होगा ये किलमोड़ा भी। इसे दारू हरिद्रा या जरिस्क के नाम से भी जाना जाता है और एक शीतोष्ण पौधा है किलमोड़ा भी। ठीक है, मोस्टली जब आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ बुरांस होगा वहाँ किलमोड़ा भी होगा। और किलमोड़ा की जड़ों में कौन सा रसायन पाया जाता है? बर्बेरियन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। कौन पाया जाता है? बर्बेरियन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है और इस किलमोड़ा का प्रयोग आँखों के उपचार में किया जाता है। किसका? आँखों के उपचार में प्रयोग किया जाता है। और अगर पूछे कि निम्न में से अगर दे दिया उसने भेंकल, किलमोड़ा, सिकाकाई, कंडाली, इनमें से किसको वन्य जीव अधिनियम की प्रथम श्रेणी में रखा गया है? तो इस किलमोड़ा को वन्य जीव अधिनियम की प्रथम श्रेणी में रखा गया है। अगली जो वनस्पति आती है ममीरा या पीली जड़ी आती है। ममीरा जो पीली जड़ी है इसे बाजार में ममीरा या मुमीरा गांठ के नाम से बनाया जाता है और इसकी प्रयोग मुख्य रूप से सुरमा बनाने में किया जाता है। सुरमा समझते हो? काजल, कजरारे कजरारे। ठीक है, तो ये आँखों के काजल बनाने में किया जाता है और ममीरा का प्रयोग मुख्य रूप से बच्चों की जो टॉनिक बनती है उनमें प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो अगली वनस्पति है दोस्तों, एक नज़र इसको जरूर पढ़ना क्योंकि आपको पता है जो तैयारी कर रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। अमेश होता है, अमेश को हिप्पॉपी के नाम से जाना जाता है। इसमें जो अमेश या हिप्पॉपी है इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और फेरस पाया जाता है। ठीक है, और इसका मुख्य प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। किस में किया जाता है? सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। अमेश पौधे को टमाटर के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये पॉइंट मुख्य है कि उत्तराखंड के किस वनस्पति को टमाटर के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो अमेश या हिप्पॉपी को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों उत्तराखंड में जड़ी बूटियों का संग्रह है कि जड़ी बूटियों का संग्रहण किस आधार पर होता है? तो राज्य में जड़ी बूटियों का जो उत्तराखंड राज्य में सर्वप्रथम 1903 में उत्तर प्रदेश कृषि निर्देशालय ने बेलीडोना की खेती शुरू की। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार किया आ गया है कि उत्तराखंड में सर्वप्रथम किसकी खेती शुरू हुई थी? तो बेलीडोना की खेती शुरू हुई थी और कब की गई थी? तो 1903 में की गई थी। अगर जड़ी बूटियों की बात कर रहे हो तो सबसे पहले याद रखो जड़ी बूटी शोध संस्थान कहाँ पे है? तो गोपेश्वर में स्थित है। कहाँ पे है? गोपेश्वर में जड़ी बूटी शोध संस्थान स्थित है। दोस्तों राज्य में अफीम, कुटकी, पायरेथ्रम आदि औषधीय पौधों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, बायोडीजल के लिए राज्य में किसकी खेती की जाती है? तो जैट्रोफा की खेती की जाती है। किसके लिए? बायोडीजल के लिए। राज्य में जड़ी बूटियों का संग्रह सहकारिता विभाग की जड़ी बूटी विकास योजना 1972 के तहत किया जाता है। अगर पूछा जाए जड़ी बूटियों का संग्रह किस अधिनियम के तहत किया जाता है? तो वन्य जीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत। ये मैंने अधिनियम आपको बताए थे कल। वन्य अधिनियम, वन्य जीव अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण शिक्षण मुख्यालय, ये सारे मैं आपको फर्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर चुका हूं। राज्य में औषधीय पादपों का संवर्धन जो संग्रह किया जाता है वन अधिनियम 1982 के तहत किया जाता है और जड़ी बूटी विकास योजना किसके तहत है? 1972 के तहत है।
अब दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वन प्रबंध अधिनियम 1982 के तहत राज्य में कितनी जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया है। तो 114 जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया है। किसको, कितने, 114 जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है। और वन प्रबंध अधिनियम 1982 के तहत 44 इन 114 में से 44 के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है। और इन्हीं जड़ी बूटियों के संग्रह के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की गई थी। किसकी, औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना। और इसी के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाता है सौगंध पादप केंद्र कहाँ पे है। तो सैलाकुई देहरादून में स्थित है। ठीक है। हर्बल गार्डन की स्थापना कहाँ पे की गई है, मुन्नी की रेती ऋषिकेश में की गई है। ठीक है। ये मुख्य इसी को जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर्बल गार्डन अब तो पूछ नहीं रहा, लेकिन पहले बहुत पूछा जाते थे ये। और सौगंध पादप केंद्र की कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं। अब आगे बात करें जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए जिलेवार भेषज सहकारी संघों की स्थापना की गई। और जो ये भेषज सहकारी संघों की स्थापना की गई वो 1980 में की गई थी, जिनका कार्य था जड़ी बूटियों का संग्रह विपणन करना इनका मुख्य कार्य था। अब इनके लिए जो स्थापित हुए मुख्य, अब देखो ये काम की चीज़ है, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। दोस्तों जो इंडियन ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है कहाँ पे है, ऋषिकेश देहरादून में स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1961 में इसकी स्थापना की गई है, अप्रैल 1961 में। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ पे है, मोहान अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, तो ताड़ी खेत में स्थित है। कहाँ पे, ताड़ी खेत में। इसकी स्थापना 1964 में की गई। ये तीनों कंफ्यूज करते हैं, याद रखना। इसमें इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल है, इसमें ड्रग्स के बदले मेडिसिन है, और इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट है, बाकी पीछे का चलता जाता है। अगला जो इन भेषज योजना के तहत थी कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री कहाँ पे है, रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री कहाँ पे है, रानीखेत अल्मोड़ा में। कुमाऊं मंडल विकास निगम कहाँ पे है, नैनीताल में। गढ़वाल मंडल विकास निगम पौड़ी में स्थित है। उच्च स्तरीय पौधशोध संस्थान कहाँ पे है इसके अंतर्गत, तो श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है। श्रीनगर पौड़ी में स्थित है उच्च स्तरीय पौधशोध संस्थान। और जिसकी स्थापना कब हुई, तो जुलाई 1979 को इसकी स्थापना हुई थी। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पे है, तो वो गोपेश्वर चमोली में स्थित है, और इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। ठीक है। औषधीय एवं सुगंधित पौधशोध संस्थान सिमैप वो कहाँ पे है, पंतनगर में स्थित है, और इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। जबकि जीबी पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान कटारमल कोसी में है, जिसकी स्थापना 1988 से 1990 में की गई थी।